मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का थर्ड टॉपिक, जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। आज हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। आइए क्या है, थोड़ा हम लोग इसको समझते हैं। ये आप देखेंगे एक लाइन मैंने ड्रॉ किया है। मान लीजिए कि ये लाइन एक डाइपोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर एक चार्ज माइनस क्यू है और यहां पर एक चार्ज प्लस क्यू है। इस डाइपोल का नाम AB है। एक ऐसा लाइन जो इस लाइन AB को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, ये लाइन है जो AB को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा। ये इस लाइन का मिड पॉइंट है, तो इसी को हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। इस इक्वेटोरियल लाइन पर ये एक पॉइंट है P मान लिया जाए, तो इस पॉइंट पर इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये मालूम करना है। AB एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल लेंथ 12, पोल स्ट्रेंथ Q और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P है। O इस डाइपोल का मिड पॉइंट है। P एक पॉइंट है जो कि O से R डिस्टेंस पर है और ये इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल पर है। हम लोग पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। हमने बताया कि जब भी आप किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो बेस्ट तरीका यह होता है कि सबसे पहले आप वहां पर 1 कूलम का चार्ज रख दें। तो आइए हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। लिखा हुआ है, कंसिडरिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB of dipole length 12, pole strength Q and electric dipole moment P. O is the midpoint of this dipole. P is a point at distance r from O on equatorial line of dipole. We want to determine electric field at P. P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये मालूम करना है। इस डायग्राम को यहां दिखाया गया है। मैं यहां पर आपको वर्क करके दिखा दे रहा हूं कि किस तरह से यह डायग्राम बनाया गया है। तो P एक पॉइंट है जहां पर हम लोग रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। आप जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना हो तो सबसे पहला काम यह होता है कि आप वहां पर 1 कूलम का एक पॉजिटिव चार्ज रख दें। अब आप देखेंगे इस चार्ज पर प्लस क्यू भी फोर्स लगाएगा और माइनस क्यू भी फोर्स लगाएगा। मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज की वजह से होगा और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू चार्ज की वजह से होगा। तो सबसे पहले प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर किस डायरेक्शन में होगा ये डायरेक्शन जानने की जरूरत होती है। प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन जानना है। तो डायरेक्शन जानने के लिए आप इन दोनों पॉइंट के सेंटर को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन कर दिया, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन का फोर्स काम करता है, नहीं ये चार्ज इस चार्ज को इधर रिपेल करेगा। तो इस चार्ज के कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसे हम लोग E1 से लिखते हैं। हमारा मेन डायग्राम जो है E1 उसको यहां पर दिखा दिया गया है। यहां पर है पॉइंट P। अब ये वाला चार्ज भी इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा, मतलब माइनस क्यू के कारण भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसका डायरेक्शन जानने के लिए इसके सेंटर को ज्वाइन कर देंगे। ये निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगा, नतीजा इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा E2। तो यहां पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक E1 है और एक E2 है। ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कोलिनियर है, मतलब ना तो ये सेम डायरेक्शन में नहीं ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अगर सेम और ऑपोजिट में होगा तो कहेंगे कोलिनियर है और सेम और ऑपोजिट में नहीं रहेगा तो कहेंगे नॉन कोलिनियर है। नॉन कोलिनियर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ता है। तो मैंने एक पैरेललोग्राम बना दिया और यहां से ज्वाइन कर दिया। तो यही वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। तो आप देखेंगे कि ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर दिखाया गया है। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को जानने के लिए दो चीजों का जानना जरूरी है। पहला है एक अमाउंट ऑफ सोर्स चार्ज। तो आप देख रहे हैं कि E1 का सोर्स चार्ज प्लस क्यू है और E2 का सोर्स चार्ज माइनस क्यू है। दूसरा आपको जानना पड़ता है डिस्टेंस।
तो आप देख रहे हैं यहां से यहां तक टोटल लेंथ 12 है, ये मिड पॉइंट है, तो यहां से यहां तक का जो लेंथ हो जाएगा वो L हो जाएगा, और O से लेकर P तक का जो लेंथ है वो R है, मतलब OP R है और OB L है। तो ये आप देखेंगे ये डायगोनल है, इस डायगोनल को, सॉरी ये हाइपोटेनियस है, इस हाइपोटेनियस को आप पाइथागोरस थ्योरम से मालूम कर सकते हैं। तो आप इसे मालूम करेंगे तो ये हो जाएगा R1 इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये भी तो हो जाएगा R2 इज इक्वल टू, ये भी उतना ही हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब मान लिया जाए कि यहां और यहां के बीच जो एंगल है वो एंगल थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि इक्वल साइड्स के ऑपोजिट जो एंगल होता है वो एंगल इक्वल होता है। ये है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के ऑपोजिट एंगल थीटा है, तो ये भी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के ऑपोजिट ये एंगल है, ये भी थीटा हो जाएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी आपको थीटा मिल जाएगा, मतलब E और E1 के बीच एंगल जो होगा वो थीटा हो, सॉरी E और E2 के बीच जो एंगल होगा वो थीटा होगा। उसी तरह से ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये भी एंगल आप देखेंगे तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो E और E1 के बीच का एंगल भी थीटा है, E और E2 के बीच का एंगल भी थीटा है। तो अगर बात किया जाए कि E1 और E2 के बीच कितने का एंगल है, तो E1 और E2 के बीच जो एंगल मिलेगा वो यहां से यहां तक है, और ये आपको 2 थीटा मिल जाएगा। तो आइए हमने देख लिया डायग्राम को। इस डायग्राम को यहां पर दिखाया गया है। AB एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल लेंथ 12, पोल स्ट्रेंथ Q और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P है। O इस डाइपोल का मिड पॉइंट है। P एक पॉइंट है जो कि O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस R पर है। पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो आप पहले वहां पर 1 कूलम का चार्ज रख देंगे, तो हम लोगों ने यहां पर एक 1 कूलम का चार्ज रख दिया है। अब इस चार्ज पर प्लस Q भी फोर्स लगाएगा और माइनस Q भी फोर्स लगाएगा। प्लस Q के कारण जो फोर्स लगेगा वो E1 हो जाएगा, और माइनस Q के कारण जो फोर्स लगेगा वो E2 हो जाएगा। तो E1 और E2 का डायरेक्शन क्या होगा ये आपने देख लिया। पैरेललोग्राम बना करके हमने रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा दिया, ये है E। आइए हम लोग E1 और E2 को कैलकुलेट करते हैं। E1 का फॉर्मूला होगा 1/4πε0 Q1/R1 स्क्वायर। अब आप देखेंगे Q1 के लिए सोर्स चार्ज Q है और इसका डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये प्लस होगा। जब आप स्क्वायर रूट पर स्क्वायर डाल देते हैं तो स्क्वायर स्क्वायर हट जाता है, तो ये होगा 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये E1 का वैल्यू हो गया। इसी तरह से आप E2 का वैल्यू निकालेंगे 1/4πε0 Q2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा 1/4πε0 अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये नेगेटिव साइन देने की, नेगेटिव या पॉजिटिव साइन देने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर रूट पर जब आप स्क्वायर लगाते हैं तो ये स्क्वायर रूट हट जाता है, तो ये Q बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। आप देखेंगे जितना E1 का वैल्यू आया है उतना ही वैल्यू आपको जो है E2 का भी आया है, तो E2 और E1 दोनों बराबर होगा। मैंने आपको बताया कि E1 और E2 के बीच जो एंगल है वो 2 थीटा है। अब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज करके हम लोग लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। E1 और E2 दोनों बराबर है, तो E2 के बदले में हम लोग E1 पुट कर देंगे। एक बार फिर से देख लें, यहां पर दिखाया गया है थीटा और थीटा का वैल्यू 2 थीटा है, तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 2 थीटा। E1 और E2 दोनों बराबर हैं, तो हम लोग E2 के बदले में E1 पुट कर देंगे। तो अगर E2 के बदले में हम लोग E1 पुट कर देंगे तो आप देखेंगे, सॉरी यहां पर आप रख दे E1, यहां पर भी E1, फिर से देख लें E इज इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। तो E2 और E1 बराबर है, तो E2 के बदले मैंने E1 पुट कर दिया, यहां भी E1 पुट कर दिया है, और थीटा का वैल्यू 2 थीटा है। ये E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर, ये 2E1 स्क्वायर हो जाएगा, और ये E1 और इंटू E1, ये भी 2E1 स्क्वायर हो जाएगा cos 2 थीटा। तो यहां भी 2E1 स्क्वायर है, यहां भी 2E1 स्क्वायर है, तो 2E1 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ये 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा। एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे 1 प्लस cos, याद रखेंगे ये 1 प्लस cos जो होता है इसका वैल्यू होता है 2 cos स्क्वायर। लेकिन cos या साइन जब भी होगा तो वो एंगल के साथ होगा, तो पहले 1 प्लस cos का याद रखें, 1 प्लस cos होता है 2 cos स्क्वायर।
मान लिया जाए कि आपने यहां पर रखा है 4 थीटा, तो ये एंगल इस साइड में आकर के इसका हाफ हो जाता है। अगर ये 4 थीटा है तो ये 2 थीटा हो जाएगा, मतलब 1 प्लस कॉस 4 थीटा ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अगर आपने लिखा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, अगर आप लिखते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, जो एंगल यहां पर आ जाएगा हाफ हो जाएगा। 1 प्लस कॉस थीटा तो इसका हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस का, 1 प्लस कॉस होता है 2 कॉस स्क्वायर, और जो भी एंगल होगा उस एंगल को आप हाफ कर देंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इस एक्सप्रेशन में आपको लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इसे लिखा जा सकता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट आपको मिलेगा 2, इवन स्क्वायर का स्क्वायर रूट इवन मिल जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस थीटा मिल जाएगा। अब आप इवन का वैल्यू पुट कर दे। इवन के लिए आपने फॉर्मूला डिराइव किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये कॉस थीटा। अब आप थोड़ा गौर करें, जो डायग्राम आपने बनाया था उस डायग्राम में इस तरह से था, यहां से यहां r है, ये l है, ये अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर है, ये एंगल थीटा है। तो थीटे का सामने का जो एंगल होगा ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, इससे जो सटा हुआ एंगल होगा वो बेस कहलाएगा, और ये वाला जो एंगल है ये हाइपोटेनियस कहलाएगा। तो cos थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, तो cos थीटा के लिए हो जाएगा L डिवाइडेड बाई अंडर रूट हाइपोटेनियस r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो मैंने यहां पर l बाई आर स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पुट कर दिया cos थीटा का वैल्यू। अब आप इस 2 को इसके साथ कंबाइन कर देंगे, q इंटू 2l, तो ये हो जाएगा यहां पर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, इस पर पावर है 1, और यहां पर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पर पावर है 1/2। जब आप पावर को ऐड कर देंगे 1 प्लस 1/2 तो ये आपको आ जाएगा 3/2। तो यहां पर हो जाएगा डिनोमिनेटर में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पर पावर 3/2 और न्यूमरेटर में q इंटू 2l। आप जानते हैं कि q इंटू 2l ये होता है डाइपोल मोमेंट। q इंटू 2l ये होता है डाइपोल मोमेंट, तो इसके बदले मैंने p पुट कर दिया, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पर पावर 3/2। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। इक्वेटोरियल लाइन पर यही फॉर्मूला आएगा। ये बड़ा डाइपोल है, अगर डाइपोल टाइनी हुआ तो उस केस में L का मान R की तुलना में बहुत छोटा हो जाएगा, मतलब L का वैल्यू हम लोग 0 ले लेंगे, तो बच क्या जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डिवाइडेड बाई r स्क्वायर पर पावर 3/2। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और ये r क्यूब आ जाएगा। ये स्मॉल p से लिखा जाएगा, बाय मिस्टेक लिखा गया कैपिटल P। डाइपोल मोमेंट को स्मॉल p से लिखते हैं। डाइपोल मोमेंट स्मॉल p से लिखा जाता है। आइए, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन p बाई आर क्यूब। ये जो एक्सप्रेशन है वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल है। यहां से पता चलता है कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दो बातों पर डिपेंड करता है, एक डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइपोल पर, और दूसरा जो है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल। यही सेम रिजल्ट आपको आया था ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। आइए, तो आपने देख लिया कि डाइपोल के कारण इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और टाइनी डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अब हम लोग चले आते हैं कंक्लूजन पर। अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा, मैंने आपको बताया था कि एक्सियल लाइन पर, अगर आप याद करें तो एक्सियल लाइन पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आया था अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ये डाइपोल मोमेंट था और ये इलेक्ट्रिक फील्ड था। लेकिन जब आपने इक्वेटोरियल लाइन पर लिखाया तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हुआ। तो एक्सियल लाइन पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट होता है, जबकि इक्वेटोरियल लाइन पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट होता है। तो ये मैंने रिमार्क 3 में लिखा है, ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच जो एंगल होगा वो 180 का होगा। अब हम लोग चले आएंगे दूसरे रिमार्क पर, रिमार्क नंबर 2।
रिमार्क नंबर 2 क्या कहते हैं, एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था तो 1/4πε0 2p डिवाइडेड बाई r क्यूब आया था। इक्वेटोरियल लाइन पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला तो p/r³ आया। तो आप देखेंगे एक्सियल लाइन पर इक्वेटोरियल की तुलना में 2 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, तो E एक्सियल बाई E इक्वेटोरियल आपको आ जाता है 2/1। अगर आप E एक्सियल का वैल्यू निकालेंगे तो E एक्सियल आ जाएगा 2 इंटू E इक्वेटोरियल। E इक्वेटोरियल। अब आप थोड़ा सा गौर करेंगे कि जब भी आपको इक्वेटोरियल पर दिया हुआ हो तो एक्सियल लाइन पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक्सियल लाइन पर मिल जाएगा। अगर एक्सियल लाइन पर मालूम है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो इक्वेटोरियल लाइन पर मिल जाएगा। जैसे क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल is found to be 3 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. Resultant electric field on equatorial line of dipole is found to be 3 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. What will be resultant electric field? What will be resultant electric field? Electric field on axial line of dipole. On axial line of dipole. Line of dipole तो बिल्कुल आसान से है, आपको निकालना है। इक्वेटोरियल लाइन पर दिया हुआ है तो एक्सियल जो होता है ये 2 इंटू ई इक्वेटोरियल होता है, ये 2 पुट कर दिया, 3 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो ये था आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, और मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल पिछले क्लास में बता दिया था। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी बातें हम आपके साथ अगले क्लास में करेंगे। इस चैप्टर का, इस टॉपिक का एक और क्लास बचा हुआ है जो हम अगली क्लास में आपको वाइंड अप करवा देंगे।